चलिए कुछ क्वेश्चन है आप लोग के सामने, आज उसको डिस्कस करते हैं, हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि सब बनाने से पहले हम लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है कि पैसिव में है। नंबर एक, क्या क्या हमें फाइंड आउट कर लेना, पहले एक्टिव है कि पैसिव है। उसके बाद फाइंड आउट कर लीजिए वर्ब टेंस, क्या पता कर लीजिए वर्ब टेंस। एक्टिव पैसिव जब आप पता करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट भी पता चल जाएगा, क्योंकि इजीएस्ट वे क्या है एक्टिव पैसिव पता करने का, आपका सब्जेक्ट, ठीक, और टेंस पता करने का वर्ब। आप लोगों को एक चीज़ पता है ना कि आपको वर्ड को अरेंज कैसे करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वो चाहे एक्टिव वाला हो चाहे पैसिव वाला। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, अगर एक्टिव वाला वर्ब होगा तो नॉर्मल फॉर्म, और अगर पैसिव वाला वर्ब होगा तो B+B3। इसके बाद वही MPT। ठीक है, मैंने वैसे एक दो सेंटेंस या बहुत कम ऐसे सेंटेंस लिखे हैं जिसमें प्लेस और टाइम हो। एक दो में मैंने फ्रीक्वेंसी भी रखा है, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है ना, मेन वर्ब के पहले लिखना है। अगर इज एम आर ऑज वर्ब होगा तो उसके बाद लिखेंगे, और दूसरा कोई मेन वर्ब होगा तो उसके पहले लिखेंगे, और प्लेस होगा तो पहले प्लेस, टाइम होगा उसके बाद, और सब्जेक्ट। इस चीज़ को ही फॉलो करते हुए आपको सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलिए, मेरा मेन मकसद है कि मैं आप लोगों को जो कुछ भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, वर्ड ऑर्डर पढ़ाया है, ट्रिक्स ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ाया है, चीज़ों को पहचानना सिखाया, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो। अभी 10 सेंटेंसेज हैं, और भी सेंटेंसेज मैं आप लोग को दूंगा ताकि बेहतर से बेहतर। ये प्रैक्टिस करने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा प्लेस और टाइम। ठीक है, प्लेस और टाइम में प्रीपोजिशन का यूज़, और तब उसके बाद मैं आपको डबल सेंटेंस, ट्रिपल सेंटेंस आपस में जोड़ना बताऊंगा अकॉर्डिंग टू कंजंक्शन, मतलब कंजंक्शन लगा के। ठीक है, मैंने कल उसे देखा। सबसे पहली बात बताइए, कौन देखा? सेंटेंस किस में है? एक्टिव में है। सेंटेंस के लास्ट में है, था का कुछ नहीं लगा, इसका मतलब सेंटेंस किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब फॉर्म क्या होता है? जबकि मैंने कल आपको बताया था V2, यानी जो भी हमारा वर्ब होगा उसका कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? V2। ठीक है, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। चलिए, किसने देखा? यानी सब्जेक्ट पहले आई, उसके बाद वर्ब हमारा सी का सेकंड फॉर्म सॉ। उसके बाद मैंने किसको देखा? हिम, और उसके बाद यस्टरडे। पास्ट की बात कर रहा है ना, धीरे बोलो ना। ठीक, अब इसको हम लोग रूल पे चले आते हैं। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद टाइम। प्लेस नहीं था तो लिखे नहीं, मैनर नहीं था तो लिखे नहीं, हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, हमने लिख दिया। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले वॉइस पता लगा लिया, टेंस पता लगा लिया, उसके बाद हम लोग उसको अरेंज कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस, टाइम वगैरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वे लोग प्रतिदिन 10 बजे यहाँ आते हैं। कौन आता है? एक्टिव में है, और आते हैं, आ से आना, ते से इंडेफिनिट, है से प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 लगता है। तो चलिए लगे हाथ आपका कंफ्यूजन दूर कर दें कि कब आप V1 लगाएंगे और कब आप V5 लगाएंगे। देखिए, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, कौन सा नेम? सिंगुलर नेम, इनके साथ हम लोग लगाएंगे V5। ठीक, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नेम, इसके साथ हम लोग लगाते हैं V1। अब आप सोच रहे होंगे कि V1 और V5 तो मैंने बता दिया, लेकिन ये V1 V5 दिखता कैसा है? देखिए, अगर V1 होगा गो तो V5 हो जाएगा गोज, अगर V1 होगा प्ले तो V5 हो जाएगा प्लेज। मतलब आप देख रहे होंगे मैंने इसमें सिंपली S जोड़ा है और इसमें मैंने ES जोड़ा है। यानी बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके फर्स्ट फॉर्म में आप S या ES जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? V5। मैं आपको आगे चल के ग्रामर्स में इसके रूल्स बताऊंगा कि किसके साथ आपको V1 लगाना है, सॉरी किसके साथ S लगाना है और किसके साथ ES। एक नॉर्मली ऐसे याद रख लीजिए कि जिस भी वर्ब के लास्ट में S होगा, डबल S होगा, SH होगा, CH होगा, X होगा और Z होगा, आप ES लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, वर्ब्स जिसमें लास्ट में Y होगा और Y के पहले कॉन्सोनेंट होगा। क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा, तो Y को हटा के I में चेंज कर देंगे उसको और ES लगाएंगे। जैसे ट्राई का ट्राइज, क्राई का क्राइज। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे देखिए इसमें भी Y था लेकिन इसके पहले वॉवेल था। ठीक, और उसी तरीके से अगर मैं कहूँ ट्राई,
तो ट्राई में देखिए y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तब मैं इसको y को किस में बदल दूंगा, आई में, और तब मैं यस लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें इसके पहले वॉवेल है तो आप इसको ज्यों कहते हो लिख के इसमें सिर्फ एस जोड़ेंगे, ठीक। यही रूल ओ के साथ भी होता है। देखिए जिसमें ओ होता है ज़्यादातर उसके साथ क्या लगाते हैं, यस, लेकिन इसमें भी रूल वही है, इसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वॉवेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह डू से डज बन जाता है। तो ये सब ग्रामर में हम लोग विशेष सीखेंगे। अभी आप लोगों को बस थोड़ा सा जो पहले से जानते हैं आप लोग उसके आधार पर आप काम करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, V5, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, V1, ठीक। तो वे लोग, दे क्या है, प्लुरल है ना, आते हैं, आना का कम होता है और कम का V1 कम होगा, और इसके साथ V1 ही लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, कम। अभी रुक जाइए, अभी घबराइए नहीं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अगर यहाँ प्रतिदिन की जगह हमेशा होता, अक्सर होता, सामान्यतः होता, कभी कभी होता, तो मैं इसके पहले लगा देता वो। लेकिन मैंने बताया था ना, डेली, एवरीडे, ये सारे शब्द लास्ट में लगाए जाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद भी लास्ट में लगते हैं। दे कम, वे लोग आते हैं। अब बताइए, प्लेस, टाइम, आपको समय 2 मिला है और प्लेस 1 मिला है। यहाँ पे एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। पहले तो प्लेस लिखते हैं, उसके बाद ना टाइम, दे कम हियर। अब एक चीज़ बताइए, प्रतिदिन और 10 बजे, ये 2 समय सूचक शब्द हैं, ठीक। हिंदी में देख रहे हैं बड़ा वाला समय पहले लिखा है और छोटा वाला समय प्रतिदिन यानी पूरा दिन, और 10 बजे यानी उस दिन का एक छोटा सा भाग। और आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी हिंदी से बिल्कुल उल्टा होता है, यानी एक का इंजन इस छोर है तो दूसरे का इंजन दूसरे छोर है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट शुरू में होता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, उल्टी। यानी इसमें अगर बड़ा समय पहले है, छोटा समय बाद में है, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, पहले छोटा समय और उसके बाद बड़ा समय। अब आपके सामने समस्या ये है कि 10 बजे को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो अभी तो मैं आपको रेडीमेड बता देता हूँ कि होगा एट 10 o'clock, लेकिन जब प्लेस और टाइम के बारे में आप डिस्कस करना शुरू करेंगे इसके बाद, तो आपको प्रेपोजिशंस बताऊंगा मैं कि किस टाइम के साथ और किस प्लेस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है। फिलहाल आप इसको लिखिए एट 10 o'clock, और इसके बाद आपके पास क्या है, एवरीडे। तो आप उसके बाद क्या लिख देंगे, एवरीडे या डेली, डेली भी लिख सकते हैं आप। चलिए इसमें एक और चीज़ सीख लीजिए, मैं जो मिलता जाएगा मैं सिखाते जाऊंगा। इस ओ क्लॉक का मतलब मालूम है क्या होता है, एक्चुअली इंग्लिश में 0 को ओ बोला जाता है, 2.0 हम लोग बोलते हैं, और वो लोग क्या बोलते हैं, 2.0, ठीक है। ये ओ बेसिकली क्या है, 0 है, यानी इसके आगे अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं जुड़ा हुआ है। तो 10 o'clock मतलब 10, इसको आप ऑफ भी समझ सकते हैं, 10 ऑफ द क्लॉक, या 10 का के बाद 0, यानी कि 10 एक्यूरेट बज रहा है, इसमें एक भी सेकंड एक्स्ट्रा नहीं है। 10 के बाद 00 हम लोग, अच्छा 10 बजे पूरा लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, 10:00। तो आप इसी को मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए क्या है, ओ। तो ओ के 2 सेंस आते हैं, 10 ऑफ द क्लॉक यानी कि घड़ी के 10 बजे हैं, और या 10:00 यानी ओ क्लॉक हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट समय के लिए, एक भी मिनट बढ़ जाएगा 10:01 तो वहाँ ओ क्लॉक का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। ये रूल है। तो आपने एक चीज़ नया इसमें सीख लिया ओ क्लॉक के बारे में, और ये भी सीख लिया कि घड़ी के समय के साथ हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं। जब भी आपको एक्यूरेट पॉइंट टाइम बताना, पॉइंट टाइम समझते हैं, एक्यूरेट टाइम 10:02, 10:03, एक्यूरेट पॉइंट टाइम बताना हो तो आप उसके साथ हमेशा एट का प्रयोग करेंगे, या ऐसे आप समझ लीजिए घड़ी के समय के साथ क्या लगेंगे, एट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वह अक्सर सुबह में यहाँ टहलता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, कौन टहलता है, सब्जेक्ट। अब बताइए जब कौन का उत्तर मिल गया तो ये एक्टिव में है, टहलता है हमारा वर्ब है। अब बताइए किस टेंस में है से प्रेजेंट और ता से इंडेफिनिट। अच्छा इसमें समय प्लस से नहीं ना लगा है, सुबह में है, सुबह से नहीं है। अगर यहाँ समय प्लस से होता तो हम लोग उसको किस में लिखते, परफेक्ट में लिखते, ठीक। मैंने बताया भी था, देखिए 1 2 3 4 दिमाग में बैठा लीजिए, 1 से इंडेफिनिट, 2 से, 3 से और 4 से। अब एक चीज दिमाग में कहिए, 1 और 3 क्या है, ऑड नंबर है ना, और 2 और 4 क्या है, इवन नंबर। तो एक चीज दिमाग में लगाइए, ये ऑड ऑड और इवन इवन का आपस में कनेक्शन है। अगर कोई सेंटेंस किस में होगा, इंडेफिनिट में, और उसमें हम लगा देंगे समय प्लस से, तो ये ऑड से लेके अगले ऑड में जंप कर जाएगा, ठीक। और ये है इवन नंबर, अगर कंटिन्यूअस में समय प्लस से लगा देंगे तो ये इवन से इवन में जंप कर जाएगा और बन जाएगा क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऑड से ऑड और इवन से इवन याद रखिए, और ये भी याद रखिए, 1 से इंडेफिनिट, 2 से कंटिन्यूअस, 3 से परफेक्ट और 4 से परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अब यही सेंटेंस हो जाता, हम लोग बचपन से तुम्हें जानते हैं, तो बचपन से तो जानते हैं इंडेफिनिट यानी 1 नंबर, और बचपन से समय जुड़ गया तो वो 1 से बढ़ के किस पे चल जाएगा, 3 नंबर पे यानी परफेक्ट। चलिए, वह अक्सर सुबह में यहाँ टहलता है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे जी, ही। और अब जरा गौर कीजिए, इसमें एक वर्ड लगा हुआ है अक्सर। अक्सर को इंग्लिश में कहते हैं ऑफेन। अक्सर एक उर्दू शब्द है और इसका हिंदी शब्द होता है प्रायः, ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफेन। और मैंने आप लोग को बताया था ना कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो मेन वर्ब के पहले लगाए जाते हैं। तो टहलने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉक्स, क्योंकि ही है तो इसके बीच में हम लोगों को क्या लगाना है, ऑफेन। तो इसको मिटाता हूं मैं और पहले लिखता हूं ही ऑफेन वॉक्स। हो गया इतना। अब आ जाइए, यहाँ प्लेस और सुबह में टाइम, तो पहले प्लेस उसके बाद टाइम। तो यहाँ पे प्लेस के लिए क्या लगाएंगे, हियर, और फिर टाइम के लिए क्या लगाएंगे, सुबह में। अब जरा गौर कीजिए, 10 बजे के लिए तो हमने लगा दिया एट, सुबह में के लिए क्या लगाएंगे, इन। ध्यान रखिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तीनों के साथ इन लगाते हैं। दिन का कोई बड़ा सा, अच्छा दिन को हम अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं ना। देखिए, एक होता है मॉर्निंग, ठीक, इसके बाद आता है नून। नून सिर्फ और सिर्फ 12 बजे को बोलते हैं, नून को हम लोग मिड डे भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है आफ्टरनून, इसके बाद आता है इवनिंग, इसके बाद आता है नाइट, और इसके बाद आता है मिड नाइट। अब आप मिड नाइट और नाइट में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसका कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ। मॉर्निंग एक पीरियड होता है ना, मान लीजिए कि हम लोग सूर्योदय से मॉर्निंग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि भाई सूर्योदय हुआ 5 बजे, तो उसको हम लोग मॉर्निंग मानेंगे। तो 5 बजे से लेके 12 बजे तक, यानी यहाँ तक, ये मॉर्निंग ही माना जाएगा। इस मॉर्निंग पीरियड में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के पीरियड में घड़ी के तो कितने समय आ जाएंगे ना। अगर आप 1-1 मिनट या 1-1 सेकंड से तुलना करिए तो बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो कई सारे डॉट्स को मिला दिया जाए आपस में, तो ये क्या बन जाएगा, एक लाइन। समझ में आई बात। तो इसमें बहुत सारे डॉट्स आ जाएंगे, 1-1 सेकंड का, 1-1 मिनट का डॉट आ जाएगा। इन सारे डॉट को मिला दीजिए तो क्या बन गया, एक लाइन। इस पूरी लाइन को हम एक पीरियड में बांट सकते हैं, यही कि एक पीरियड कह सकते हैं। तो एक पीरियड के साथ क्या लग गया, इन। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 12 बजे को डिनोट करता है, इसीलिए नून के साथ क्या लगाते हैं, एट। अब आइए आफ्टरनून, यानी इस 12 बजे से लेके और शाम ढलने तक, मतलब धूप के नॉर्मल होने तक का जो पूरा पीरियड होता है उसको हम लोग आफ्टरनून यानी नून के बाद का समय, ठीक। शाम होने और दोपहर मिड डे के बीच का जो पूरा पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, आफ्टरनून। इसमें भी तो कई सारे घड़ी के समय होंगे, इन सबको आपस में जोड़ दिया गया है, एक पीरियड बन गया, तो इसके साथ भी क्या लगाएंगे, इन। अब आइए आफ्टरनून के बाद इवनिंग। एक बात बताइए, इवनिंग और नाइट में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ रात होने से पहले वाले समय को इवनिंग कहें तो ये गलत है। नाइट और इवनिंग में बस अंतर इतना है कि जब हम लोग किसी से मिलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी मुलाकात होती है, तो हम लोग उसको इवनिंग में बात करते हैं, ठीक है। मैं उससे शाम को इतने बजे मिला, या किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको कहें कि भाई अंधेरा के सेंस में लें, माने रात, तो हम लोग उसको नाइट बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखिए कि पूरा जो समय है उसको इवनिंग में काउंट किया जाता है, लेकिन उसके बीच बीच में कोई पॉइंट आता है तो उसको हम लोग नाइट कहते हैं। या यूँ कहिए कि पूरी रात्रि को भी लेते हैं तो हम लोग उसको नाइट कह सकते हैं। तो जब हमारा सेंस हो पूरा रात, तो हम लोग उसको इन द नाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन रात्रि में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसको एट नाइट बोलते हैं, ठीक है। पूरे रात में किसी पॉइंट की बात करेंगे तो एट नाइट, और पूरी रात्रि की, जैसे मैंने पूरी रात यात्रा की तो ड्यूरिंग द नाइट या इन द नाइट का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन रात में इतने बजे तो एट नाइट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और मुलाकात के समय हम लोग उसी नाइट को इवनिंग कहते हैं। और जैसे रात को 10 बजे भी आप किसी से मिलेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, गुड नाइट बोलेंगे, गुड इवनिंग। लेकिन अगर आप उससे मिल के विदा हो जाएंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, गुड नाइट, ठीक। ऐसे कई सारे लॉजिक दिए जा सकते हैं। कोई लॉजिक, ये मेरा अपना लॉजिक है, कुछ लोग के लिए सही हो सकता है, कुछ लोग के लिए गलत। इसलिए आप इसको एज अ रूल मत समझिए, एज अ लॉजिक समझिए, ठीक। और उसी तरीके से जैसे मिड डे होता है, उसी तरीके से मिड नाइट होता है। रात्रि के 12 बजे, दिन के 12 बजे मिड डे, और रात के 12 बजे मिड नाइट, तो इसलिए उसके साथ एट लगाएंगे, ठीक। अब चलिए इस पे आ जाते हैं। ही ऑफन वॉक्स हियर इन द मॉर्निंग। हम लोग ट्रांसलेशन के साथ साथ कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन भी पढ़ रहे हैं। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ठीक है, इन मॉर्निंग क्यों नहीं बोलते, इन द मॉर्निंग ही क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पूरे दिन में जितने भी टाइम पीरियड होते हैं सबका इंडिविजुअल अपना पहचान है वो। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग 12 बजे के बाद के समय को मॉर्निंग कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। हम जब भी उसको कहेंगे दोपहर के 12 बजे के पहले, यानी दोपहर के 12 बजे वाला जो सेगमेंट है वही तो मॉर्निंग है, यानी डेफिनिट है, डेफिनिट टाइम सेगमेंट है। इसीलिए हम लोग मॉर्निंग के पहले क्या लगाते हैं,
द, इवन आफ्टरनून और इवनिंग के साथ भी द लगाते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसी वजह से। चलिए आगे, अगला, मैंने यहाँ उसे कभी नहीं देखा है। अब बारे बताइए कौन नहीं देखा है? मैंने, एक्टिव वॉइस में है, और सेंटेंस का टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट कहाँ से आ गया? है से पास्ट आता है क्या? है से प्रेजेंट। और देखा, देखा में एक काम कीजिए, देख में हम लोग ना लगाएंगे कि देखा में ना लगाएंगे? मुझे देखना बोलना है कि देखा ना बोलना है? देखना, यानी ये आ की मात्रा है। और मैंने आपको बताया था ना, आ, या, ए, ई, ये सब परफेक्ट की पहचान है। कब? खास करके जब प्रेजेंट के साथ रहेगा तब। तो इसका मतलब ये सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान याद कीजिए, हैज है प्लस V3। तो मैंने क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ क्या लगता है? हैव। अब आ जाइए, कभी नहीं, कभी नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेवर। और मैंने बताया था ना, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में काउंट होगा तो मेन वर्ब के पहले लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब तो आ गया। अब इसके बाद किसका नंबर है? मेन वर्ब का, तो इसको उसके पहले लिखना है, आई हैव नेवर। उसके बाद देखा, सी सॉ, सीन, आई हैव नेवर सीन। किसे? उसे। वर्ब के बाद हिम। और कहाँ पे? मैंने उसे यहाँ कभी नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन हिम हियर। ठीक है, अब इसी में लग गया है पहले। मैं इस सेंटेंस में भी पहले जोड़ सकता था, लेकिन चूंकि ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ना नहीं है यहाँ, बाकी चीज़ तो है। पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए। दो वर्ड्स होते हैं पहले का, एक होता है अगो और एक होता है बिफोर। दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, अगर मुझे कहना हो 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, इसका मतलब यह है अभी से 1 घंटा पहले, अभी से 2 घंटा पहले, तो मैं लगाऊंगा अगो। क्या लगाऊंगा? जैसे मान लिया मैंने कहा वो 1 घंटा पहले चला गया, तो एन आवर अगो। मैं उससे 1 साल पहले मिला था, अ ईयर अगो। तो अगो का इस्तेमाल हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, क्योंकि वो बताता है अभी से पहले। बिफोर के साथ एक कंडीशन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग इसको लास्ट में यूज़ करते हैं, मतलब कभी पहले। इसका सेंस क्या हुआ? जैसे कभी नहीं तो कभी पहले। और बिफोर का इस्तेमाल होता है किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले, जैसे अभी से पहले तो अगो, लेकिन मान लो मैंने कहा तुम्हारे आने से पहले, तो तुम जितने भी बजे आए थे उससे पहले। समझ में आई बात? या तुम जितने भी बजे आओगे उससे पहले। मैंने कहा 10 बजे से पहले, यानी जब 10 बजेगा उससे पहले, अभी से पहले नहीं, 10 बजेगा उससे पहले। समझ में आई बात? तो किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले बात करना होगा तो बिफोर लगाएंगे, और बात करने के टाइम से पहले का करना होगा तो हम लोग एगो लगाएंगे। एक बात बैठा लीजिए दिमाग में, एगो के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, बिफोर के साथ अलग अलग कंडीशन है। ये फ्यूचर में भी आता है, पास्ट में भी आता है, प्रेजेंट में भी आता है। तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे ग्रामर में। चलिए, आई हैव नेवर सीन हिम हियर। अब इसमें क्या क्या कॉमन है? मैं कॉमन है, उसे कॉमन है, उसके बाद कभी नहीं कॉमन है ना? कभी नहीं कॉमन। अब आइए इसको भी बनाना शुरू करते हैं। आई हैव नेवर सीन हिम। ठीक, इसमें यहां लिखा था, इसमें तो नहीं लिखा है, इसलिए हमको हियर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास क्या बचा? पहले। तो आप क्या लिखेंगे? बिफोर। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। बिफोर का यहां मतलब हो गया बिफोर नाउ, आज से पहले मैंने उसको कभी नहीं देखा है। ठीक है, आप लोग साथ साथ बनाते भी रहिए ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। सड़क की मरम्मत हो रही थी। अब यहाँ 2 चीज़ों का पता लगाइए। सबसे पहले पता लगाइए कि एक्टिव में है कि पैसिव में। बताइए, ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है? कैसे पता चल रहा है? सड़क की मरम्मत हो रही थी। किस चीज़ की मरम्मत हो रही थी? लेकिन मरम्मत कर कौन रहा था? अरे ये तो अंडरस्टूड है ना कि कोई ना कोई मिस्त्री मजदूर कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे बताया तो नहीं गया है। और जब बताया नहीं गया है तो आप इसको किस में मानेंगे? पैसिव में। अब बताइए, सेंटेंस तो हो गया पैसिव में, और टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव फॉर्म होता है वाज वर प्लस बिफोर। वाज वर प्लस बिफोर, ये एक्टिव हो गया ना। तो मैंने क्या बताया था कि पैसिव में हेल्पिंग वर्ब से कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं।
मेन वर्ब को ही कितने भागों में तोड़ देते हैं? 2 भागों में। और ये दो भाग होते हैं, इसका फॉर्म ले लेगा बी वर्ब, तो बी वर्ब का भी फॉर्म क्या हो जाएगा? बीइंग। और जिस क्रिया की बात हो रही है यहाँ पे, मरम्मत की बात हो रही है, तो मरम्मत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपेयर। क्या बोलते हैं? रिपेयर। तो रिपेयर का भी3 रिपेयर्ड। तो अगर यहाँ पे होता तो रिपेयरिंग होता। हम लोग सड़क की मरम्मत कर रहे हैं तो एक्टिव हो जाएगा रिपेयरिंग, लेकिन सड़क की मरम्मत हो रही है, इसका मतलब बीइंग रिपेयर्ड। तो पास्ट में है इसलिए वाज वर्ब टाइम बताने के लिए, और एक्टिव में वर्ब V4 होगा, लेकिन पैसिव में बीइंग प्लस V3। V4 इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि वाज वर्ब के साथ V4 लगाएंगे ही नहीं और आप कह देंगे कंटिन्यूअस, नहीं। यहाँ पे नॉर्मल वाला एक्शन ये रिपेयर हो जाता V4 में, लेकिन इस V4 की जगह किसने ले ली? बीइंग ने। यानी कि ये दिमाग में बैठा ली कि टेंस मेंटेन है वाज वर्ब प्लस V4। यहाँ पे भी वाज वर्ब प्लस V4 है, यहाँ पे भी क्या है? यानी टेंस मेंटेन है, टेंस यही बता रहा है। ये बस इसके साथ लग गया है ये बताने के लिए कि मैं पैसिव में हूँ, एक्टिव में नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। आइए, सड़क की मरम्मत हो रही थी, किस चीज की मरम्मत हो रही थी? अच्छा एक बात बताइए, रोड लिखेंगे कि द रोड लिखेंगे? बिल्कुल, हमें अंडरस्टूड है ना जी हम किस सड़क की बात कर रहे हैं। और वैसे भी अगर हम कोई सेंटेंस पास्ट में बोलते हैं तो ज्यादातर पास्ट के नाउन्स के साथ हम लोग द ही लगाते हैं, क्योंकि हमें तो अंडरस्टूड है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। द रोड। थी के लिए क्या लगाएंगे? वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है। प्लूरल होता तो क्या लगाते? वेयर नहीं बोलते हैं, वर बोलते हैं। ठीक है, द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड। द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, उसे कल सुबह में बुलाया गया है। किसे बुलाया गया है? लेकिन बुलाया कौन है? तो जब ये कौन का उत्तर नहीं मिलेगा तो किस में मानेंगे? पैसिव में। अब जरा बताइए, अगर पैसिव में है तो सब्जेक्ट क्या मानेंगे? तो आप ध्यान में रख लीजिए, अगर आपको कौन नहीं मिला, सबसे पहला प्रेफरेंस आपको किसको देना है? कौन को। कौन अगर नहीं मिलता है तो दूसरा प्रेफरेंस देना है किसे को? ठीक है, और अगर ये भी नहीं मिलेगा तब तीसरा प्रेफरेंस देना है किसको? क्या को। अगर ये दोनों मिलते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसको अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट की जगह छोड़ देंगे। ठीक है, और अगर इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट की जगह छोड़ देंगे, लेकिन वहां छोटा सा डिफरेंस होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब आइए, उससे कल सुबह में बुलाया गया है, तो वॉइस तो पता चल गया, टेंस। गया यानी जाना, और या से परफेक्ट, और है से प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब जरा गौर कीजिए, बुलाया गया है, बुला में ना लगाइए, बुलाना वर्ब है। मैंने क्या बोला था? वर्ब के लास्ट में या लगा हो और स्टेट के पहले में गा या जा लगा हो तो भी हम लोग इसको पैसिव मानेंगे। अच्छा एक चीज़ और जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया नहीं था, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं हिंदी में तो एक तो होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके अलावा क्या होता है? या है, आ है, ई है, ए है। बुलाया गया है, बुलाई गई है, बुलाए गए हैं। तो इस वर्ब के साथ या, आ, ए, ई लगता है ना। और परफेक्ट में हम लोग देखते हैं तो इसको वर्ब को किस फॉर्म में लिखते हैं? मैंने तुम्हें बुलाया है, आई हैव कॉल्ड यू। तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? कॉल्ड। लेकिन हमने हिंदी में क्या पढ़ा? बुलाया। तो या लग जाने से हम लोग उसको परफेक्ट में मान लिए थे। तो परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म। तो इसमें भी तो या लगा है, तो इसलिए इसको हम लोग किस में लिखेंगे? थर्ड फॉर्म में। और ये जो देख रहे हो ये तुमको क्या बताएगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव में है, इसलिए हमको बी वर्ब का भी इस्तेमाल करना है। अब चलिए देखते हैं, उसे बुलाया गया है, ही। कल एक चीज़ और मैंने बताया था, उसको फिर से गौर कीजिएगा। यदि कोई प्रोनाउन वर्ब के या प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन उसको वर्ब के पहले लिखेंगे और उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा होगा तो उसको किस केस में लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस में। चाहे वो ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिखने का जो स्थान है वो कहाँ है? सब्जेक्ट की जगह पर, इसलिए उसको सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो ही। अब आइए, बुलाया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब फॉर्म क्या होता है? प्लस V3। अब जरा गौर कीजिए, ये तो एक्टिव का हो गया ना। पैसिव में इसको कैसे लिखते हैं? V3 का के लिए बीन, और यहाँ पे जो वर्ब होता है उसको यहाँ लिख देते हैं, यानी हैज है प्लस बीन प्लस V3। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं? हैज। तो यहाँ क्या हो गया? ही हैज, और इसके बाद क्या लगेगा? बीन। बुलाने का इंग्लिश क्या होता है? कॉल। तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ही हैज बीन कॉल्ड। अब बताइए, प्लेस, सॉरी प्लेस तो नहीं दिया गया है ना,
टाइम दिया गया है, कितने टाइम है? अच्छा, सुबह में ये पार्ट ऑफ द डे है ना, और कल पूरा का पूरा दिन है, तो बड़ा समय कौन है और छोटा समय? इसको दो तरीके से लिख सकते हैं कल सुबह को, ठीक है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इन द मॉर्निंग टुमारो, और नहीं तो इस दोनों को हटा के लिख सकते हैं टुमारो मॉर्निंग, आज सुबह या आज सुबह में, दिस मॉर्निंग। आने वाला कल सुबह या कल सुबह में, टुमारो मॉर्निंग, और बीते हुए कल का यस्टरडे मॉर्निंग। तो या तो लिखिए इन द मॉर्निंग टुमारो, इन द मॉर्निंग टुडे, इन द मॉर्निंग यस्टरडे, या इन हटा दीजिए, डायरेक्ट टुमारो टुडे या यस्टरडे को उसके साथ जोड़ दीजिए। टुडे की जगह दिस लगाते हैं, ठीक है, दिस मॉर्निंग। टुडे मॉर्निंग यूज नहीं करके क्या करते हैं, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, ठीक है। लेकिन आने वाले और बीते वाले के लिए टुमारो और यस्टरडे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ही हैज़ बीन कॉल्ड टुमारो मॉर्निंग। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, छोटी छोटी ही चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं। ये बस अभी तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, फिर आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप खुद से बनाएंगे, तो जहाँ पे आप फंसेंगे आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि हम मिस क्या कर रहे हैं। जो मिस कर रहे हैं वो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए, नाश्ता बन चुका है, गया है, चुका है, दोनों का दोनों परफेक्ट टेंस ही है ना। कौन बनाया है नाश्ता? हम नाश्ता का नाम ले ले तो भूख लग गई, सच्चो भूख लगी, मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, क्लास में पढ़ा रहे हैं, खाएंगे कैसे। नाश्ता बन चुका है। अब जरा गौर कीजिए, इस नाश्ते को हम लोग कोई ना कोई तो बनाया होगा, लेकिन यहाँ पे तो बताया नहीं गया, तो ये किस में चला गया, पैसिव में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा ब्रेकफास्ट की द ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम कॉमन सेंस में नहीं बोल रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं जो नाश्ता हमारे घर में बना है। तो हम लोग लिखेंगे द, एक चीज़ यहाँ और सीख लीजिए, अगर अकेले लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं फास्ट, लेकिन जब हम लोग ब्रेकफास्ट लिखते हैं तो ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ते, इसको हम लोग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है। वैसे आदतन हम लोग भी ऐसे नॉर्मल तो ब्रेकफास्ट ही बोलते हैं, लेकिन टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो तेज बनने के लिए हम एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट, ठीक है। चलिए, तो द ब्रेकफास्ट किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव में कि पैसिव में? तो पैसिव मतलब हैज हैव प्लस बीन प्लस बी3, द ब्रेकफास्ट हैज बीन। अब बताइए बनने के लिए क्या लगाएंगे? जी नहीं, प्रिपेयर्ड। ऐसे कुक्ड बोलोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड ज़्यादा, चाय बन रहा है, द टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, द ब्रेकफास्ट हैज बीन प्रीपेयर्ड। चलिए, तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है। अभी इसी सवाल में एक और चीज़ सिखाऊंगा मैं अभी आप लोग को। तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है, पुकारने का भी कॉल ही होता है, बुलाना, पुकारना। कौन पुकार रहा है ये बताया गया है क्या? तो मैं क्या लिखूंगा, योर नेम, तुम्हारा नाम। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नॉर्मल में एक्टिव में इज एम आर प्लस बी4, लेकिन पैसिव में, अच्छा देखिए, इज एम आर प्लस बी4, ये हमारा एक्टिव हो गया ना। अब पैसिव में इस मेन वर्ब को मैंने बार बार बोला है, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, फोर्स करता हूँ, ध्यान पे दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं होता, ये तो टाइम बता रहा है। एक्शन को दो भागों में बांटते हैं, तो बी फॉर बीइंग, और ये जो होगा बी3 में, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है, योर नेम सिंगुलर है ना, योर नेम इज बीइंग कॉल्ड। बन गया। एक चीज यहां सीख लीजिए, जो लोग अक्सर कहा करते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग पैसिव नहीं बना सकते हैं, मैं इसी वाक्य में आपको करके दिखा रहा हूं। अगर इसमें मैं लगा दिया होता, तुम्हारा नाम 1 घंटे से पुकारा जा रहा है, या 1 घंटे से तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1 घंटा पहले से लेके अभी तक की बात कर रहा हूं, तब आप क्या करते? अगर वाक्य होता तुम्हारा नाम 1 घंटे से पुकारा जा रहा है, तो मैंने बताया ना, जब समय प्लस से लग जाता है तो कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये कुछ नहीं होता, ये भी कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग
पुकारना, ध्यान से देखो, कॉलिंग को हम लोगों ने दो भाग में तोड़ दिया है ना, बोलिए, और योर नेम भी है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ इस पे परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं 1 घंटे से खेल रहा हूं तो मैं क्या लिखता हूं, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। अब जरा गौर कीजिएगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हमारा कौन है। अगर हम इसको पैसिव में बदलते हैं तो इसको दो भागों में तोड़ते हैं, सब्जेक्ट रहता है फॉर एन आवर, तो 1 घंटे से अगर इसमें लगाएंगे तो इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, फॉर एन आवर। बस आप इज को किससे रिप्लेस कर देंगे, हैव बीन नहीं तो हैज बीन से। तो योर नेम इज की जगह हो जाएगा योर नेम हैज बीन बीइंग कॉल्ड। बीइंग कॉल्ड क्यों, पैसिव के चलते, ठीक। हैज बीन क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है तो हैज बीन तो होता है ना, और बीन के बाद क्या लगता है, बिफोर। आप लोग याद कीजिए, बिफोर मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है ना, और बीन प्लस बिफोर मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलिए, अब बी प्लस भी3 मतलब पैसिव। बोलिए होगा कि नहीं होगा। तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मैं अभी दिखाता हूं। बिफोर मतलब कॉन्टिन्यूअस, बीन प्लस बिफोर मतलब इसको कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए इज एम आर वाज वर्ब की जरूरत पड़ती है, और इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए हैज हैव हैड की जरूरत पड़ती है, ठीक। यानी इसके पहले इज एम आर लगा देंगे तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, या वाज वर्ब लगा देंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके पहले हैव हैज हैड लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस मेन वर्ब को हम बी प्लस भी3 में तोड़ देंगे तो ये एक्टिव से किस में चेंज हो जाएगा। बस ये 3 बातें ध्यान रखिए। हमें क्या करना था, अगर मुझे कहना हो, ध्यान से देखिएगा, ही इज, एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ही इज कॉलिंग योर नेम। बोलिए, सेंटेंस ठीक है, किस टेंस में है, सिंपल कंटिन्यूअस में है ना। ये बिफोर है यानी कि कंटिन्यूअस, और इसको टाइम बताने के लिए क्या लग गया, बोलिए इज एम आर। अब जरा गौर कीजिए, ही इज कॉलिंग योर नेम, वह तुम्हारा नाम पुकार रहा है। मैंने कहा वह 1 घंटे से तुम्हारा नाम पुकार रहा है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको इज हटा के मुझे यहाँ पे क्या जोड़ देना था, हैज बीन, और यहाँ पे लास्ट में मुझे क्या जोड़ देना था, फॉर एन आवर। ये सेंटेंस सही है कि गलत है। एक्टिव वॉइस में तो सब जानते हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो ही इज कॉलिंग योर नेम नाउ, अभी वो तुम्हारा नाम पुकार रहा है। लेकिन ही हैज बीन कॉलिंग योर नेम फॉर एन आवर, मतलब अभी की बात नहीं की जा रही, 1 घंटे से लेकर अभी तक की बात की जा रही। यानी जहां पे आपने इज लिखा था वहां पे आपने क्या चेंज कर दिया, हैज बीन। सिर्फ किस लिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस से बदल के उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस करना था, यही करना था ना। हमने इसको नॉर्मली लिखा था, योर नेम इज बीइंग कॉल्ड, ये नॉर्मल कंटिन्यूअस था। मैंने क्या कहा, इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ इज को हटाइए और उसकी जगह किसको लिख दीजिए, हैज बीन, और लास्ट में आप क्या जोड़ दीजिए, फॉर एन आवर। आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी किस सेंस में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। यानी अगर मीनिंगफुल सेंटेंस हो तो आप पैसिव में भी क्या कर सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूँ कहिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव बना सकते हैं। देखिए, मीनिंग नहीं निकलता है तो लोग कहते हैं कि नहीं निकलता, लेकिन बहुत ऐसे वाक्य हैं जिसका मीनिंग निकाला जा सकता है। चलिए अगला क्या है, तुम्हें सूचित किया जाएगा। कौन करेगा, कौन करेगा, पता नहीं है। तो सेंटेंस किस में, एक्टिव में कि पैसिव में, तुम्हें सूचित किया जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, ये सेंटेंस किस टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। किस में है, क्योंकि इसमें रहा चुका नहीं लगा हुआ है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो एक चीज दिमाग में रखिए, विल शैल प्लस V1 होता है ना, किसमें, एक्टिव होता है तो मॉडल प्लस V1 वाला रूल हो गया। अब जब मॉडल प्लस V1 होता है तो हम लोग इसकी जगह क्या लिखते हैं, बी प्लस, यानी विल कॉल तो विल बी कॉल्ड, विल प्ले तो विल बी प्लेड, ठीक है, विल बाई तो विल बी बॉट। उसी तरीके से सूचित किया जाएगा, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें सूचित करूंगा और तुम्हें सूचित किया जाएगा,
यू विल बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो सु में सूचित किया जाएगा। नॉर्मली आप इसको कैसे बना लेंगे, यू के साथ विल और सूचना देने का इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का बी प्लस बी3 कर देंगे, बी इन्फॉर्म्ड। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आए कि आपको कैसे सब्जेक्ट पता करना है, कैसे वॉइस पता करना है, कैसे टेंस पता करना है। अभी हमारा इसमें बहुत टाइम और प्लेस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, या फ्रीक्वेंसी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। इसके बाद हम टाइम, प्लेस और फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे, तो आपको वहाँ पर प्रीपोजिशन बताएंगे। मेनली टाइम प्लेस बताने का मकसद क्या है मेरा, प्रीपोजिशन डिस्कस करना। अच्छा, प्लेस में कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसमें प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लाइक हियर देयर। टाइम भी ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें प्रीपोजिशन नहीं लगता है, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे। लेकिन बहुत सारे ऐसे टाइम और प्लेस वाले वर्ड्स मिलेंगे जिसमें प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। तो जब प्रीपोजिशन तक हम लोग पहुंच जाएंगे तो समझ लीजिए एक सिंगल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट एंड। अब डबल कॉन्सेप्ट का एंड आएगा, यानी क्लॉज का कॉन्सेप्ट आएगा, तो वहाँ पे मैं आपको पहले कंजंक्शन का कुछ हिंदी बता दूंगा, तब मैं वहाँ पे आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और इस प्रकार आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से अवगत हो जाएंगे और उस पर सवाल बनाने लगेंगे, और तब मैं बड़े बड़े पैराग्राफ आपसे करवाऊँगा, ठीक है। फिलहाल इतना मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। अगर लिखना हो तो आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए।